नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पहला दिया है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे बताना है जो उत्तर प्रदेश है, और ये बताना है कि गंगा नदी जो निकलती है गंगोत्री से, उत्तराखंड से, और वो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे बिजनौर दिया है, मेरठ दिया है, सहारनपुर दिया है, जेपी नगर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ये वाला सही हो जाएगा, बिजनौर से प्रवेश करती है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं बिजनौर में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से प्रवेश करके जो है 28 जिलों से होकर बहती है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार, यहाँ पे प्रयागराज दिया था, वाराणसी दिया था और बलिया दिया था। तो ये पूछ लिया था निम्नलिखित में से गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर जो है स्थित नहीं है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के जिलों में कौन कौन से जिले जो है स्थित है किनारे, तो प्रयागराज है, वाराणसी है, और कानपुर है, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया। ये जो है शहर महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं नवंबर 2008 आता है। 2008 में जो भारत को जो गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था, नेशनल रिवर के रूप में इसको मान्यता दी गई थी 2008 में। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है चीन भारत सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था। यहाँ पे वर्ष पूछा है कब युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर। तो यहाँ पे 1952 दिया है, 1962 दिया है, 1972 दिया है और 1982 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, 1962 में हुआ था। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, बिंबिसार। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कब बैठा था, तो ये जो है 544 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, मगध की गद्दी पर। हर्यक वंश का बिंबिसार जो संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार, ये 544 ईस्वी में बैठे थे। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, इसी ने जो है राजगृह की स्थापना की है। ठीक है, राजगृह की स्थापना की। और अगर पूछ ले एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की और बाद में मगध की गद्दी पर कौन बैठा, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार की हत्या करके अपने आप जो है शासन किया था। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। तो यहाँ पे गवर्नर पूछा है किसका, तो जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गवर्नर पूछा, मतलब राज्यपाल कौन था, तो ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी वाला होगा, 1918 में पेश किया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और के बीच एक समझौता था। तो यहाँ पे बताना है कि जो 1932 का पूना पैक्ट, यही पूछा जाता है कि 1932 पूना पैक्ट कब हुआ था। यह समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था, ये भी बता दिया, और किसके बीच हुआ था ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला होगा, वी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और वी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, वेम्बनाड झील है। अगला प्रश्न दिया है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, मतलब कि जल को बांटता है, वो कौन सा, गंगा नदी के और सिंधु नदी के जल को बांटता है वो कौन सा क्षेत्र है। तो ये जो है अंबाला से डिवाइड होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, अंबाला से डिवाइड होती है।
आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे बताना है, देखिए एक पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, और इसका अधिवेशन जो होता है, पहला अधिवेशन कब होता है, तो 9 दिसंबर 1946 में होता है। जुलाई के टाइम पे इसका गठन होता है और 9 दिसंबर 1946 में इसका पहला अधिवेशन होता है। और यहाँ पे 10वां अधिवेशन पूछा है, तो 10वें अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो 10वां अधिवेशन होता है 6 से 17 अक्टूबर 1949 में होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि संविधान सभा की बात है तो इसमें सदस्य पूछे जा सकते हैं, तो 389 सदस्य। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे पूछा जाता है कि जो है जो संविधान सभा बनी थी उसके बाद जो है इसका अंतिम बैठक कब होता है। तो अंतिम बैठक की जब बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। फिर पूछा जाता है कि लागू कब किया गया, क्योंकि अभी 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया और गणतंत्र दिवस समारोह के दिन ही जो है संविधान लागू हुआ था। तो ये जो 26 जनवरी और इस बार का जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया, इसमें मुख्य अतिथि पूछे जा सकते हैं। तो इसके मुख्य अतिथि कौन, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, प्राबोवो सुबियांटो जो थे मुख्य अतिथि थे। ये प्रश्न देखिए पिछली बार जो इमैनुअल मैक्रो आए थे गणतंत्र दिवस समारोह पर, तो ये पूछा गया था जो 5 तारीख में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें पूछा गया था। अगली बार हो सकता है अगली परीक्षाओं में ये पूछा लिया जाए कि मुख्य अतिथि कौन आते हैं 76वें गणतंत्र दिवस पे। तो ये और इंडोनेशिया भी जो है ब्रिक्स में भी शामिल हो गया। तो इंडोनेशिया के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, जैसे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। उसके अलावा इसका मुद्रा क्या है, मुद्रा जो है मुद्रा रुपया है इसकी। और उसके अलावा ये पूछा जाता है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा द्वीप वाला भी देश है, 17,500 द्वीप भी हैं और ये इस्लामिक कंट्री ही है। ठीक है, आपको इसके बारे में याद रखना है। तो आपको ये पूछा जाता है संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ठीक है, पहला अधिवेशन पूछा, ध्यान रखिएगा। और ये जो है अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, ठीक 2 दिन के बाद इसका संविधान लागू हो गया था। और अगर बात करते हैं संविधान की, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हुए थे। आइए आगे कुछ बात करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें नहीं है, आपको कुल बात मिला के जो संविधान सभा की बैठकें हुई वो 12 बैठकें हुई, 12 अधिवेशन हुए। और यहाँ पे देखिए 12वां अधिवेशन ये जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ये एक तरीके से और पूछा जाता है कि अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई, तब भी यही डेट होगी। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है संविधान सभा के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बताने देखिए जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 बताए गए हैं। ठीक है, उसमें से जो अनुच्छेद 48A है उसमें बताया गया कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, जो भी वन है और वन्य जीव जो हैं उनका भी रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। तो ये भारतीय संविधान के जो है कहाँ पे उल्लेख मिलता है, यहाँ पे राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार है या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे जब बात करते तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, जो DPSP हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं इसको शॉर्ट में DPSP बोला जाता है। और इसका देखिए जो अनुच्छेद 48 है, ये अनुच्छेद 48 में किसकी बात की गई, तो कृषि पशुधन की बात की गई। अगर ये हटा दिया जाए तो अनुच्छेद 48 में क्या बात की गई, तो कृषि पशुधन की, और 48A में जो है पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। उसके अलावा यहाँ पे जो है इसका DPSP का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। अनुच्छेद भाग जो है 4 संबंधित और अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 संबंधित है। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पे एक अनुच्छेद जब ये अनुच्छेद आई है तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। एक तो अनुच्छेद 48 पूछा जाता है कृषि पशुधन के बारे में, और एक अनुच्छेद 49 पूछा जाता है। अनुच्छेद 49 जो है, अनुच्छेद 49 जो स्मारक हैं, जो भी इमारतें हैं उसके संरक्षण के लिए बात करता है। और फिर अनुच्छेद 50 जो है वो किसका संबंधित है, तो अनुच्छेद 50 में जो एक कार्यपालिका
और न्यायपालिका जो होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो होती है उसका पृथक्करण की बात जो की गई वो अनुच्छेद 50 में की गई। उसके अलावा यहाँ पे एक अनुच्छेद और पूछा जाता है कि अनुच्छेद 51, तो अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात जो की गई है वो किसमें, तो अनुच्छेद 51 में की गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात। और फिर एक अनुच्छेद पूछा जाता है जो हाल ही में चर्चा में भी रहा है, यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो उत्तराखंड बन गया है। कब से लागू हो चुकी है, तो उत्तराखंड में जो लागू हो चुकी है वो 27 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पूछ लिया जाएगा कि देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया है, तो उत्तराखंड बन गया यूसीसी लागू करने। इसका भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपको ये महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद 44 से और अनुच्छेद जो 50, 49, 51 है, ये अनुच्छेद सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। फिर यहाँ पे दिया है जो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार में जो पूछा जा सकता है तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है, भाग 3 में मिलता है, और अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। ठीक है, 12 से 35 अनुच्छेद संबंधित है। अगर पूछ लिया मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं मेरे, वो कितने हैं, तो 6। पहले कितने थे, 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर जो है विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और उसको कहाँ रखा गया है, तो उसको रखा गया है विधिक अधिकार में, और अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो ये भी पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 का जो अधिनियम है उसके द्वारा। केंद्र सरकार की बात करते हैं, जो केंद्र, देखिए संघ की बात किस में की गई है, कौन से भाग में की गई, तो भाग 5 में की गई है, और राज्य की बात जो की गई वो किस में की गई है, तो भाग 6 में की गई। ठीक है, भाग 6 में की गई। आपको इतनी चीज याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 15 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है, तो ये जो है 20 होती है। अब यहाँ पे लोकसभा की बात आई तो जो है इस बार जो है 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, और इसके तीसरी शासनकाल के जो हैं पीएम कौन बने, तो नरेंद्र मोदी जी बने तीसरे शासनकाल में। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा की, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो बात करते हैं इसको जो है निम्न सदन भी बोला जाता है। ठीक है, निम्न सदन। और बात करते हैं कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के अंग कितने हैं, तो अंगों की जब बात करते हैं तो 3 हैं। कौन कौन से, तो ये लोकसभा है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और सदन अगर पूछ ले जाए तो सदन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है लोकसभा के बारे में। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी है, तो 30 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कि संविधान जो है उसमें जो है किसके बारे में उपबंध मतलब किसके बारे में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग के बारे में तो बताया गया, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, उसके बाद लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 315 में। ठीक है, और यहाँ पे योजना आयोग का नहीं है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है। और उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं इसका गठन हुआ था 1950 में। ठीक है, और इसकी जगह पे जो है नीति आयोग लागू कर दिया गया। ठीक है, जो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लागू कर दिया गया, और नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 2015 में होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत के संविधान में किस संशोधन में टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया, तो यहाँ पे कौन से संविधान संशोधन अधिनियम था, तो ये जो था 88 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके द्वारा जोड़ा गया। कौन सा, तो टैक्सेस ऑन सर्विसेज। ठीक है, ये विषय जोड़ा गया। जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं उसमें 7वीं जो अनुसूची है, ठीक है 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 सूचियों की बात की गई है। कौन कौन सी, तो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं, एक तो राज्य सूची है, ठीक है, और एक संघ सूची है, और एक जो है समवर्ती सूची है। ठीक है,
समवर्ती सूची। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य सूची का बात आता है तो जो स्टेट होती है वो इस पे कानून, जो भी विषय है उस पे कानून स्टेट बनाती है। संघ सूची में जो होता है वो कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में वो कानून बनते हैं जो संघ और राज्य सूची मिलकर बनाती है कानून, उसमें वो होते हैं समवर्ती सूची में विषय। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की हाल ही में नियुक्तियां भी हुई है। ठीक है, अब इसका जो है किस समिति से जुड़ा होता है? तो ये जो होता है लोक लेखा समिति से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 22 सदस्य जिसमें होते हैं उसमें से जो है 15 सदस्य जो होते हैं वो किसके होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात ही आई है तो बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148 में। ठीक है, अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाए गए, मतलब केग, इसको शॉर्ट में केग बोला जाता है। और इसकी जो है कौन बने? तो के संजय मूर्ति जी बने हैं। ठीक है, के संजय मूर्ति जी बनाए गए। ये नियुक्तियां जो है संवैधानिक जो नियुक्तियां होती हैं वो हमेशा परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है कहलाती है? तो ये जो है ये कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, रेपो दर कहलाती है। और ये जो है आरबीआई जारी करती है। ठीक है, हर 3 मंथ में जारी होता है। ठीक है, 3 मंथ में जारी होता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि आरबीआई की बात है तो इसका उल्लेख, आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1935 में होती है। ठीक है, 1935 में होती है। और आरबीआई के जो 26वें नंबर के गवर्नर बनाए गए हैं जो हाल ही में, उन्होंने स्थान किसका लिया? तो शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। और कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा जी बने हैं। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। आपको इतनी चीज आरबीआई के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया, बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये जो हुआ है 1969 में। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 69 में हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, PMGY का पूर्ण रूप, मतलब ये जो है केंद्र सरकार की योजना है और इसका जो है पूर्ण रूप होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो इसका कार्यकाल जो था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 2012 से 17 के बीच था, लेकिन इससे पहले ही जो है 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी तो इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पहली जो है पंचवर्षीय योजना पूछी जाती है तो पहली जो है उसकी जो है 1951 से स्टार्ट होती है 1956 तक। ठीक है, पहले पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।